हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने जो नाइट्रोजन साइकिल कवर करी थी उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि अलग अलग जगह पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक उसमें से निकाले हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उसी टॉपिक से, ताकि हमारा कवर हो जाए कि यूपीएससी की मेंटेलिटी क्या है, इनसे क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने नाइट्रोजन साइकिल वाला आप लोगों को टॉपिक करवाया था, मैंने आपको लाइव आकर कैमरा ओपन करके कोयला जलाकर दिखाया था, है ना? याद होगा। और मैंने कहा था कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं, वो चीज़ मैंने वहीं कर दिखा दी थी। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स या एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। ठीक है, जैसे कि मैंने जस्ट आपको ग्रुप पे अभी फ़ोटो भेजी है कोयले जलने की, एक और फ्रेश फ़ोटो, दिस वन। ठीक है, ये कोयला जल रहा है, ध्यान से देख लो इसको। कोयले का कलर आप जानते हो, और एमिशंस जो भी कोयले को जलाने से हो सकती हैं आप इमेजिन कर सकते हो कैसा धुआं निकलेगा। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। इनमें से हमसे जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो ये पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग एड्स या एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। कोई एक चीज़ करती है ऐड, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं नाइट्रोजन, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें सॉइल में। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी का 2019 में आई थिंक, पता नहीं कब, लेकिन पूछा गया था अभी हाल ही में, जब ये पैटर्न चेंज हुआ था 2013 के बाद से, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करवाने से पहले अगर मैं, आज हम कोई साइकिल नहीं करेंगे डिस्कस, आज हम ये 3 क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस जो भी हैं डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट है। देखो आपको याद होगा, अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, यूपीएससी ने साल 2017 में यहां से एक क्वेश्चन पूछा था, सुरकोताड़ा के बारे में, कि क्या यहां पर घोड़े के अवशेष मिलते हैं। सबको पता है, अगर आप हिस्टोरियन से बात करोगे, अब आप किताबें देखोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, तो इस चीज़ में कोई डिनाई ही नहीं कर सकता, यस हॉर्सेस वर फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, और साइट का नाम था सुरकोताड़ा। लेकिन यूपीएस ने इस क्वेश्चन को गलत करवा दिया था, और आंसर की जब गलत हो जाती है तो यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं कि उसको करेक्टिफाई करे या एक्स्ट्रा मार्क्स दे, वो यूपीपीएससी करता है, एमपीपीएससी करते हैं कि उन क्वेश्चंस को हटा देते हैं, उनके फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। यूपीएससी नहीं करता ऐसा। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। पहले इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, यूपीएससी से क्या गलती हो गई उसको समझते हैं, हमें क्या करना है अगर फिर से कभी स्टेटमेंट अगर फ्यूचर में आ गई उसको भी समझते हैं। ध्यान से समझना, इसलिए मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में। इनमें से क्या चीज़ सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करती है, इसके बारे में हमें ज़्यादा कंटेंट पे तो चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स। अच्छे से हमने देखा था, रैबिट जो इस नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम में जो हग रहा था, ये यूरिया ऐड कर सकता था। हमने इसके बारे में विस्तार से बात करी थी, डैट ये जो रैबिट है, इफ ही इज डूइंग अ शिट, तो इससे यूरिया ऐड होगा सॉइल के अंदर। नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी बात। दूसरा, मैंने आपको कैमरा ऑन करके दिखाया था लाइव कोयला जलाते हुए। कोयला जो होता है उससे भी नाइट्रोजन ऐड होता है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। क्या कोयला सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करता है, या फिर कोयले का जो धुआं है जब हम उसको बर्न करते हैं वो हवा में ही उड़ता चलता है। अगर वो हवा में उड़ता हुआ चलता है तो क्या वो किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर धरती पर गिरता है कि नहीं गिरता है। तीसरा ऑप्शन, डेथ ऑफ वेजिटेशन। ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा था, जब नाइट्रोजन साइकिल अगर कंप्लीट हो ही रही है और प्लांट को हमने किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर नाइट्रोजन पहुंचा ही दिया है, चाहे चेन फॉर्मेट वगैरह के अंदर, तो जब ये प्लांट सड़ सड़ के गल गल के जब ये मरेंगे, जब ये ओल्ड एज के हो जाएंगे, तो डेफिनेट सी बात है नाइट्रोजन ऐड होगा सॉइल के अंदर, धरती पर नाइट्रोजन ऐड होगा। यानी कि तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है,
तो आपको भी यही बोला जा रहा है, ऑल ऑफ द अबव थ्री एड्स नाइट्रोजन टू द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो कोयला बर्न होता है। कोयले को जब कोयला बर्न होता है तो उसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं, जैसे CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोक्साइड। CO2 ये आप जानते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग लिखते कैसे हैं, SO2। और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अगर आपको याद हो, हमने यहां पर पढ़े थे, कहीं थे ये, यस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमने यहां पर पढ़े थे। NO नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोक्साइड कहते हैं इसे, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और यही होती है लाफिंग गैस, जो कि हाउसफुल की मूवी के अंदर मैंने आपको दिखाया था, हाउसफुल का फर्स्ट पार्ट, हाउसफुल मूवी का सबसे पहला पार्ट। ये तो हमें याद है। तो एक बारी जो ये ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, इसको हमें लिख लेना चाहिए। NO हमने पढ़ा था, इट मेंट, इसका मतलब था नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन मोनोक्साइड। डोंट वरी, 6 से लेकर 10 तक की जो भी हम साइंस करेंगे अपने इस कोर्स के दौरान, उससे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बचपन में हम सब ने ये सुनी है, पढ़ी हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग फेजेस में, बस वो है कि साइंस हम पढ़ते रही हैं UPSC के लेवल तक, तो फिर हमें पता लगता नहीं है, हम भूल जाते हैं उसको। सारा कवर हो जाएगा, ये आपको समझ में भी आ जाएगा, डाइऑक्साइड ऑक्साइड वगैरह क्या होते हैं, फ़र्क क्या होता है, वो अभी हम बात करेंगे, वो अलग स्टोरी है। NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O है, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लाफिंग गैस। अब देखो क्यों लिखा मैंने ये सब। कोयले को बर्न करने की वजह से इनमें से क्या रिलीज होता है, ये अपकमिंग क्वेश्चन है UPSC का, जो कि कमिंग फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आ सकता है। यू शुड मार्क अ स्टार्क मार्क हेयर इन योर बुक और इन योर नोट्स। कोयले को बर्न करने की वजह से क्या क्या होता है, क्यों। अब लोगों को अगर इसको लिंक करना होगा ना, मान लो 2023 में आ गया, तो नौटंकी ड्रामेबाज लोग पता है क्या कहेंगे, हाँ ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड ही था, 2023 में कितनी बिजलियाँ गई हैं, कोयले की कितनी किल्लत रही है, तो UPSC ने सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाकर पूछा कि कोयले को बंद करने की वजह से क्या होता है। एनालिसिस होगी, विजन IAS में, फलाने ढिकमे इंस्टीट्यूट में, कि हाँ अगर न्यूज़ में ये चीज़ चल रही थी कि कोयले की किल्लत थी 2022-2023 में, तो ये क्वेश्चन तो एक एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही था। सब ड्रामेबाजी। आपको ये पता होना चाहिए, ये स्टैटिक पार्ट है। कोयले की किल्लत हो चाहे किसी भी चीज़ की किल्लत हो, बनाने को, क्वेश्चन कनेक्ट करने को, एग्जाम के बाद तो कुछ भी कर दो। दम है तो अभी देकर दिखाओ 100 क्वेश्चन के कौन से आने वाले हैं, 50 बता दो, वर्ड टू वर्ड बता दो, मैं छोड़ दूंगा, ये चैनल बंद कर दूंगा मैं ये। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉल ऑन अर्थ एज एसिड रेन। क्या होता है ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स मैंने लिखे हैं, इसको इसलिए कोट करा था मैंने। अब देखो इनमें से क्या चीज़ एसिड रेन का पार्ट है ना, ये हम बचपन में पढ़ते थे एसिड रेन के बारे में, ठीक है, खतरनाक होती है। एसिड रेन बर्बाद कर रही है किसको, ताजमहल को, ताजमहल को। कुछ साल पहले ऐसी रिपोर्ट्स आती थी। अब एसिड रेन तो होती है यूपी में, अगर कोई भी बारिश होए कभी कभार, वो एसिड रेन की फॉर्मेट में होती है। यूपी के आसपास इंडस्ट्रीज, यूपी में आगरा के आसपास इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी है, तो एसिड रेन होती है। अब जो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है ना,
आप आगरा जाओगे तो रिफाइनरीज हैं बड़ी सारी वहाँ पर। कभी कभार वहाँ पर अगर कुछ कुछ रिफाइनरीज हैं वहाँ पे भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं NO NO2 N2O वो निकलते हैं। तो ताजमहल ना पीला पड़ता चला जा रहा था एसिड रेन की वजह से। इसका जब इलाज करा गया तो ये जो एसिड रेन हो रही थी जिसकी वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा था, इसका इलाज करा गया मुल्तानी मिट्टी से। क्यों बता रहा हूँ? कभी कभार यूपीएससी थोड़ा सा ना ऐसा खेल जाता है कि मजे मजे में उसने खुद ने कुछ सुन लिया, किसी एक क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा सा देसी एक टोन में कहीं पढ़ लिया, तो वो मजे लेने लग जाते हैं। तो वो बोलेंगे आपसे कि एसिड रेन की वजह से मान लो कल को कोई मॉन्यूमेंट या कोई स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, इनमें से क्या चीज़ यूज़ करी जा सकती है। फ्रैंकली टेलिंग यू, मुझे नहीं पता कि मुल्तानी मिट्टी की अंग्रेजी क्या होती है, मुझे नहीं पता। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, भाई ब्रैकेट में ना एक शब्द देता है लिख करके, ऑल्सो नोन एज मुल्तानी, जिसको हम आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट ना सबसे बड़ी बन जाएगी लेंदी। ये स्टेटमेंट सबसे बड़ी बन जाएगी लेंदी। जैसे वो उसने ऑप्शन दिए 1 2 थर्ड में लिख रहा है ये, और ब्रैकेट में फिर मुल्तानी मिट्टी भी लिख रहा है, तो ये ऑप्शन इतना लेंदी बन गया। मतलब अगर आप इसकी हाइट चेक, अगर आप इसकी विड्थ चेक करो और ये, तो अब लोगों को लगेगा, दो तरह के लोग होते हैं। एक उनको लगेगा कि इसने जबरदस्ती यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी लिखा है तो यही ठीक होगा। एक वो होंगे जिसको लगेगा नहीं यहाँ पर कोई ट्रैप हो सकता है, इसको मुझे मार्क नहीं करना। लेकिन दोनों का टाइम वेस्ट जरूर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन की वजह से कोई और क्वेश्चन सफर करेगा। ये एक साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होता है। जो ठीक करेंगे ना वो कहेंगे हाँ यूपीएससी ने तो हिंट दी थी, इतना लंबा क्वेश्चन, इतनी लंबी स्टेटमेंट फ्रेम करके वो करके। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। लबासना पहुंचने के लिए ये ट्रिक्स नॉनसेंस है। आईएएस कभी ट्रिक्स से थोड़ी ना बनते हैं। आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी आपको शब्द दे, ब्रैकेट में पक्का मैं आपको बता रहा हूँ थंब रूल के साथ, मुल्तानी मिट्टी शब्द मेंशन जरूर करेगा। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी कि अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये वाली बात, मुल्तानी मिट्टी कैन बी अ सॉल्यूशन। आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो उसके अंदर ये आए कि एसिड रेन यहाँ पर हुई थी, इसको ठीक करने के लिए क्या चीज़ हो सकता है। तो अगर कभी भी ऑप्शन हो मुल्तानी मिट्टी, अगर चार ऑप्शन हो एक चूज करना हो मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी को चूज कर लेना। अगर कभी मुल्तानी मिट्टी एक पेयरिंग में आ रहा है, पेयरिंग में कि 2 and 3 में 2 and 3 2 3 and 4 ओनली अगर आंसर हो तो उसमें एक मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी को कंसिडर करके चलना। खैर अब मुल्तानी मिट्टी को साइड करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर एसिड रेन पर। जो ये ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के, एक इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से क्या चीज़ एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करती है, तो वो करती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन से ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एसिड रेन में, तो वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको नाइट्रोजन मोनोक्साइड भी दे सकता है यूपीएससी ऑप्शन। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे सकता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस दे सकता है, और सिर्फ लाफिंग गैस भी दे सकता है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड मेंशन ना करके, बाकी NO2 N2O ऐसा दे सकता है। ऑप्शन ऐसे दे देगा कि NO N2O लाफिंग गैस, कुछ भी खेल सकता है। बस आपको ये तीन पता होने चाहिए कि दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो कि एक इंपॉर्टेंट बात, अब आओ ऊपर, दीज आर एयर पॉल्यूटेंट्स। ये एयर पॉल्यूटेंट्स ऐसे वर्क करते हैं कि ये ना, ध्यान से सुनना, अब हमारा गेम शुरू होता है। ये ना बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं जब ये हवा में ऊपर जाते हैं। ये बारिश ना बहुत प्योर होती है, बहुत प्योर, इसका पानी बहुत प्योर होता है। पुराने ज़माने के लोगों के बारे में अगर आप पढ़ोगे या फिर अपनी दादी दादा नाना नानी से पूछोगे तो वो बताएंगे कि जब हम छोटे थे ना, तो उनके पापा मम्मी, हमारे नाना नानी दादा दादी के पापा मम्मी ये कहते थे, रेन वाटर को कलेक्ट कर लो और आप आराम से अगर मुंह खोलकर छत पे खड़े हुए हो तो आप इस पानी को पी सकते हो। हालांकि आज भी कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और वो होती है, लेकिन अब ये एयर पॉल्यूटेंट्स कोई बॉर्डर वाइज कोई मर्यादा तो जानते नहीं है कि अगर जो उत्तर प्रदेश की कोई आगरा की रिफाइनरी का जो धुआं है तो वो ये तो जानेगा नहीं कि मुझे असम की तरफ नहीं जाना है। हालांकि अब सब कुछ चीज़ दूषित हो गया है, और इसका प्रूफ है कि हमें तारे नहीं दिखते रात को सोते हुए। अगर मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ रात को क्यारा अडवाणी के साथ, हम चारपाई पे सोए हुए हैं बाहर ठंड में, और तारे देखने का मेरा मन है, तो वो तारे नहीं दिखेंगे। मैं क्यारा को जितनी रात भर देख सकता हूँ, वो भी कम नहीं है स्टार से, लेकिन फिर भी मुझे तारे नहीं दिखेंगे आसमान में। ठीक है, तो जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, वो अर्थ पर गिरते हैं एसिड रेन। ये पानी ना बारिश का पहले प्योर होता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि कुछ साल पहले ये ऐसे था,
कुछ डिकेड्स पहले ऐसे था कि आप छत पे मुंह खोल के खड़े हो जाओ तो वो पानी आप कंज्यूम कर सकते थे, पीने के लिए अच्छा पानी था वो। अब क्या होता है, ये एयर पॉल्यूटेंट जब से इंसानों की प्रक्रियाएं बढ़ गई हैं तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इस बारिश के बिल्कुल शुद्ध और प्योर पानी में जाके मिक्स होने के बाद इन्होंने इस पानी को बना दिया है जहर। आपको अगर मैं पानी दूं थोड़ा सा, वो 2-3 दिन पुराना हो, ड्रिंकेबल है, गर्म करके दूं और अच्छी बात है, सारे माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर से मर जाएंगे। लेकिन उस पानी के अंदर मैं कुछ भी जो सड़ गई हैं चीज़ें, कोई किसी चीज़ के टुकड़े, कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ये सब मैं मिला दूं तो वो पानी को आप कितना भी खौला लो, कितना भी शुद्ध कर लो, तो वो आपके लिए अब जहर बन गया है। अगर वो आपके अंदर जाएगा तो आपका पेट खराब करेगा। लॉन्ग टर्म तक अगर मैं आपको पिलाते रहूँ तो हो सकता है कि आपको लूज मोशंस लग जाए या फिर जॉन्डिस हो जाए, किसी पर्सन को उसका लिवर खराब हो जाए, ठीक है। और टीबी वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है, हालांकि वो डायरेक्टली इनहेल की वजह से होती है, स्मोक की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि फिर एक दो तरह के डिसीज होते हैं साइंस में, एक होते हैं एक्यूट, एक होते हैं क्रॉनिक। तो वो क्रॉनिक डिसीज बन जाता है, काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाला, ठीक है। इतने सारे नुकसान हैं इसके, यानी कि अब बारिश का पानी जहरीला हो गया है। अब बारिश जो होती है, बादल का जब भी कंडेंसेशन होता है, बादल में वजन बढ़ जाता है, तो जब वो नीचे गिरता है तो वो कुछ भी गिराएगा, चाहे ओले गिराए कुछ भी गिराए, तो लेकिन वो जो कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, एसिड रेन जो रेन होती है वो एसिड की, वो अब जहरीली बन गई है, वो एसिड रेन बन गई है, ठीक है। अब जो एसिडिक रेन होती है, जस्ट अ मिनट, जो एसिडिक रेन होती है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होती है किस किस का। अब ऊपर देखो, टर्म्स देखते जाओ। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन थे उसमें क्या क्या वर्ड था, एक वर्ड था ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ, एक वर्ड था नाइट्रस। तो एसिड रेन में होता है नाइट्रस एसिड, ठीक है। एक वर्ड था नाइट्रिक, तो इसमें होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक होता है सल्फरस एसिड और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये टर्म कहाँ से आए, जो हमने पढ़ा था कि कोल बर्निंग की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ठीक है। तो एसिड रेन में ये सब कुछ जा सकता है, यानी कि अगर हम कोयला जला रहे हैं ना, तो इतना कुछ हवा में दूषित फॉर्म में एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होकर ये सारी चीज़ें जो हैं बादलों में जाएंगी। और या फिर अगर बादलों से पानी अगर गिर भी रहा है प्योर फॉर्म में, ऊपर से गिर भी रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हवा में, ये जो इनके पार्टिकल, जो कण मौजूद हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, सल्फर डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के और कार्बन डाइऑक्साइड के, ये सब कंबाइन हो जाते हैं, ये सब कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होने के बाद अगेन आई एम गिविंग यू अ साइंटिफिक प्लस एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल टिप, ये पीएच की वैल्यू लो कर देते हैं। अब ये चीज़ हम केमिस्ट्री लैब में बचपन में करते थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, पीएच पेपर मुझे पता था, लेकिन मैं कई बार केमिस्ट्री लैब में, मतलब कई लोग विक्टिम बन जाते बेचारे एसिड अटैक के, मेरी वजह से मैंने बहुत बार आग लगाई हुई है। तो मुझे इन सब चीज़ों में वो नहीं आते, मुझे बस ये आता है कि ये क्या कहते हैं, आतंक कैसे मचाओ हर जगह जाकर। तो पीएच पेपर बस मैंने देख रखा है, वो उस पर कुछ डाल दो, ये कलर वगैरह बदल लेता था। खैर बचपन की बातें तो गई। अगर ये पीएच की वैल्यू कम कर देता है, लोअर कर देता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं तो आपको बताऊंगा, ठीक है, वो हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, इस बुक ने हमारे सभी काम कर रखे हैं। एसिड रेन, अभी हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो बात चल रही है तब तक देख लेते हैं इसको। एसिड रेन जो होता है वो सॉइल में पीएच की वैल्यू को, जब वो बोल रहा है हमसे कि वो कम कर देता है, इसका मतलब ये होता है पीएच की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी ना, पीएच की वैल्यू कम होने का मतलब होता है जो एसिडिटी है सॉइल की या सैलिनिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो जमीन की मिट्टी है वो जहरीली होती चली जा रही है, वो जहरीली होती चली जा रही है। अब मतलब वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ठीक चीज़ नहीं है। एसिड रेन प्लांट पे गिरेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप एसिड रेन को तो भूल जाओ। आप ना कोई भी गंदा पानी, बेकार गटर वाला पानी आप अपने घर के पौधों में डालो, एक हफ्ते के अंदर तो वो भी मर जाएंगे सड़कर, ठीक है। अब एसिड रेन तो लगातार फिर होती रहती है, और ना वो कोई लेंथ जानती है ना ब्रेड्थ जानती है किसी एरिया पे कहाँ गिरना है। और हो सकता है ये जो पार्टिकल्स हो किसी और एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है
वो आसपास के रीजन्स, इवन दूसरी बॉर्डरिंग कंट्रीज और दूसरे एक कंट्री के अंदर दूसरी स्टेट्स, प्रोविंसेस वहाँ तक फैलें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने इतना इसको डिटेल में एनालाइज करा है, वो ये बोल रहा है कि इन सब टॉपिक को करते हुए इस बात से मत भटक जाना। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। सॉइल में क्या चीज़ ऐड करेगा? एनिमल वेस्ट जो है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड वेजिटेशन की डेथ, ये नाइट्रोजन ऐड करेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स डायरेक्टली टू द सॉइल। इसको हमने पढ़ा था, इसको जब हमने नाइट्रोजन साइकिल करा था तब हमने पढ़ा था कि ये नाइट्रेट्स में बदल जाएंगे और सॉइल में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना कोयले को जलाने की, तो कोयले को जलाना यानी कि कोल कंबशन, जो लोग नहीं जानते कंबशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आग लगाना, ठीक है, फायर, जलाना किसी चीज़ को, इग्नाइट करना बेसिकली। ये नाइट्रोजन ऐड करता है सॉइल में डायरेक्टली नहीं, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो अर्थ पर वापस गिरता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। अब जब अर्थ पर गिर रहा है तो ऑब्वियसली बात है अर्थ की सॉइल पर गिर रहा है, और एसिड रेन इस प्रकार से नाइट्रोजन ऐड करती है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कोल कंबशन डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऐड करता है नाइट्रोजन सॉइल के अंदर। लेकिन अब क्वेश्चन की टोन ऐसी थी, विच अमंग द फॉलोइंग ऐड या एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब उसने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो पूछा नहीं हमसे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पूछा नहीं, तो कोल कंबशन होना चाहिए था वैसे तो उसका आंसर। अभी हम देखते हैं कि यूपीएससी की क्या कहती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज होते हैं एयर के अंदर इन लार्ज क्वांटिटीज, इसकी वजह से क्या होता है, स्मोक और एसिड रेन। यानी कि जो फॉग होता है जब उसके अंदर, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फॉग, ठंड के अंदर जो कोहरा है उसके अंदर जब ये पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो वो बन जाता है स्मोक, जिसकी वजह से कईयों को, जैसे बुजुर्ग लोगों को स्पेशली लंग्स में दिक्कत होती है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। एस्थमेटिक पेशेंट्स जैसे अगर मैं ऑन रिकॉर्ड बोलूँ कि अशप्रीत को जैसे ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, और आप में से भी किसी को हो सकती है कि मतलब सर्दियों में अगर या फिर हल्का भी मौसम अगर बदलता है दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली में रहती है, तो अगर हल्का सा भी अगर कुछ मौसम बदलता है या कुछ थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको पता है ना कि येलो वाला जो मौसम हो जाता है ना किसी आंधी के बाद, या कभी भी ऐसा कभी कुछ अजीब सा मौसम हो जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि क्रिस्टल क्लियर हवा नहीं चल रही है, ये कुछ दूषित हवा चल रही है। या दिवाली के बाद जब पराली का धुआं जब और पटाखों का धुआं जब आता है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। दे फील लाइक कि उनकी एनर्जी चली गई है बॉडी से, वो फेंट से होने लगे हैं। और जब पराली का धुआं जब जलता है दिवाली के बाद, और जब दिल्ली वाले उससे सफ़र करते हैं, तो आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में, वो ऐसा आता है कि इस टाइम पर अगर दिल्ली वाले सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि वो वैसे भी इस हवा को सूंघ कर सांस लेकर डेली दिन की 30 से 50 सिगरेट पी रहे हैं। इतनी दूषित हो जाती है हवा, जो कि एम्स के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह ये सब जो पेपर रिसर्च वर्क अपना रिलीज करते हैं उसमें वो कहते हैं कि दिल्ली का आदमी ऑन एन एवरेज 25 से 50 सिगरेट पी रहे हैं उन दिनों, ठीक है, इतनी दूषित है यहाँ की हवा। अब उसमें क्या होता है, जब हवा दूषित होती है ना, या फिर आप बहुत ज़्यादा जैसे अगर आप उसमें बैठते हो, तो इससे आपके लंग्स में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए दिक्कत हो जाती है टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की, जो कि क्रॉनिक डिसीज़ बन जाता है। इसके अलावा फिर क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा धुएं में बैठते हो या फिर अगर आपको सिगरेट वगैरह पीने की आदत है ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी ना जो लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन पावर होती है ना, एलटीएम, आपकी एलटीएम ना एसटीएम में कन्वर्ट हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी पावर के अंदर। आपको ना ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहेंगी लंबे समय के लिए। अगर आप धुएं में रहते हो या फिर अगर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हो, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी उस पर्सन की कभी डेवलप नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ों को याद नहीं रख सकता, ठीक है। या अगर वो धुएं वाले, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा धुआं हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बंदा सिगरेट पी रहा है तो ही धुआं जाएगा, धुएं में अगर वो रह रहा है बहुत ज़्यादा तो ये चीज़ उसको होती है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपने करियर को ही देख लोगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी भाई ख़त्म ही हो रही है और शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो वो चीज़ हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ और होती है कि पर्सन थोड़ा सा इसके अंदर कैसा लेथार्जिक फील करता है, थका थका फील करता है। एक और चीज़ होती है कि स्मोक में अगर रहने की वजह से पर्सन थका थका फील करता है, क्योंकि आप सिगरेट पीने वालों को कभी दौड़ाओ, अगर किसी के भी साथ अपने साथ दौड़ाओ, तो वो कुत्ते की तरह हाँफते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी थकना और वैसा करना, तो वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जो दिन भर मतलब सिगरेट वगैरह पीते हैं, फिर धुएं में रहते हैं बेसिकली, ठीक है।
अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं एयर के अंदर, इसकी वजह से ये स्मोक और एसिड रेन हो सकता है ये भी, ठीक है। उसके बाद अगर नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीज हो जाए, वो इंक्रीज किसकी और फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। एक तो कोयल बर्निंग की वजह से हमने देखा, ठीक है। और कैसे, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, पावर प्लांट्स में, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया बड़े सारे कुछ रिफाइनरीज हैं आगरा के इधर उधर, नोएडा में, गुरुग्राम में, वहाँ पर अगर कोई ऐसे पावर प्लांट्स हैं कहीं पर भी, उधर कोई बर्निंग हो रही है, कोई चीज़ जलाई जा रही है, ठीक है। एंड अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, वहाँ पर अगर उन इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जब किसी भी प्रकार की कंबशन हो रही है, गाड़ियों में हो रही है कंबशन, तो नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड बहुत लार्ज क्वांटिटी में हवा में मिक्स होते हैं। अब क्या होता है, नाइट्रोजन फिर ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कब रिएक्ट करता है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ, नंबर वन हाई टेम्परेचर, दूसरा हाई प्रेशर, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रीजन्स में जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऐसी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं रोज़मर्रा के जीवन में। जो ये इलेक्ट्रिसिटी की जो जो बोर्ड होता है ना मेन, जो आपके घरों के पास या रीजन में या डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं होता होगा, लाइटनिंग बोर्ड्स जो होते हैं जहाँ से आपकी मेन बिजली सप्लाई होती है एरिया की, वहाँ पर क्योंकि तारों में और उधर के पूरे जो चेम्बर्स होते हैं उसमें ना जो इलेक्ट्रिक करंट का जो काम चल रहा होता है, जो भी चल रहा होता है, और स्पेशली अगर वो नंगी तार है तो उधर काफ़ी ये चीज़ें खतरे वाली होती हैं, और वहाँ पर ऐसी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जनरली बिजली वगैरह जो उत्पन्न होती है वहाँ पर कोयला वगैरह भी होगा, बिजली को बनाने के लिए कोयला अगर यूज़ हो रहा है, या किसी भी दूसरे जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर कंबशन रिएक्शन हो रही है, कोई भी चीज़ मतलब मान लो वहाँ पर जल रही है, तो तापमान भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और प्रेशर कंडीशंस भी हैं। और वहाँ पर अगर जो चीज़ जल रही है अगर वो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज कर रही है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अगर वो रिएक्ट कर जाए, जो कि बहुत 99% केसेस में वो रिएक्ट कर ही जाता है, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन्स में भी ये चीज़ हो जाती है। इंटरनल कंबशन इंजन क्या होते हैं, आप गाड़ी को या बाइक को या स्कूटी को स्टार्ट करते हो ना, तो जिसको आप बोलते हो ना सेल्फ स्टार्ट, या फिर जो आप सेल क्लिक करते हो, बटन दबाते हो, तो वो एक चिंगारी बोलती है अंदर पेट्रोल की, जिसकी वजह से आपकी वो बाइक स्कूटी कार वगैरह स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब सर्दियों में, जैसे कई लोग आपने देखा होगा, आप ही के घर वाले होंगे या फिर बगल में कोई अंकल आंटी होंगे, अगर वो स्कूटी वगैरह स्टार्ट करें बड़ी देर तक, सुबह सुबह वो उनका क्योंकि इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाए और रास्ते में रुके ना, वो बड़ी देर तक रेस देते रहते हैं एक जगह पर खड़े खड़े। आपने देखा होगा जो चेतक वगैरह स्कूटर जो पुराने ज़माने के, पीछे से कितना धुआं निकलता रहता है, या आपने वैन देखी होंगी उनके पीछे से कितना कितना धुआं निकलता रहता है। तो ये इंटरनल कंबशन इंजन है जो कि अलग अलग व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, ऐसी कंडीशंस के अंदर ये फॉर्म हो जाते हैं। नाइट्रोजन जब रिएक्ट कर गया इन सब के साथ, तो ये ऑक्साइड जो है इनसे ये निकलने लग गए, जैसा कि अभी हमने देखा। अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग बोल दें कि क्या क्या फॉर्म होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है जिसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है, लाफिंग गैस कभी कभार, ये सब चीज़ें बन सकती हैं ज़्यादातर। लेकिन NO और NO2 बनता है, N2O कभी कभार बनता है। इन सब चीज़ों में, किन सब चीज़ों में, ये जो हमने ऊपर पढ़ी, ये बिजली के तार, स्पेशली अगर वो नंगी तार हो, तो कंबशन रिएक्शंस, अगर कोई चीज़ जल रही है पावर प्लांट्स में, और इंटरनल कंबशन इंजन्स वगैरह, अगर कोई गाड़ी वगैरह बहुत टाइम तक एक ही जगह पर खड़े होकर कोई स्टार्ट कर रहा है, या रेस बहुत जोर से दे रहा है, या फिर नॉर्मल गाड़ी भी अगर चल रही है, तो ये सब चीज़ें रिलीज होंगी, बाइक स्कूटी स्कूटर, इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब वो डिबेट मत लाना, ऑब्वियस सी बात है, इतना दिमाग तो आपके अंदर हो गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं होता ऐसा, जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है। इवेंचुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, NO2 इट में रिएक्ट विद वाटर। कैसे, अब ये पानी कहाँ से आ गया एकदम से, पानी है बारिश में, ये हवा में घूम रहा है एटमॉस्फेयर में, बारिश में जो बारिश हो रही है वो बूंदे गिरा रही है, और उसके साथ मिक्स होकर ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। जो नाइट्रेट जो बनेंगे वो प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज करे जा सकते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। तो सॉइल को नाइट्रोजन मिल जाता है फ्रॉम एसिड रेन, सॉइल को नाइट्रोजन मिल जाता है फ्रॉम एसिड रेन। लेकिन अगर
कोल बर्न करा जाता है इंसान के द्वारा। अब ये कोई चीज़ अच्छी थोड़ी ना है कि एसिड रेन से अगर नाइट्रोजन अगर प्लांट को मिल रहा है तो ये प्रोसेस से थोड़ी ना कोई अच्छी चीज़ है ये प्लांट के लिए, क्योंकि एसिड रेन को ये थोड़ी ना पता है कि प्लांट को कितना देना है नाइट्रोजन या प्लांट को कितना चाहिए। अब तो वो तो प्लांट को जबरदस्ती ऑक्यूपाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर डैट बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल बट इनडायरेक्टली थ्रू एसिड रेन। लेकिन ऑफिशियल यूपीएससी की जो है वो कहती है कि सी शुड बी द करेक्ट आंसर, 1 and 3 ओनली। उसने इस बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन इसको बोला कि यूपीएससी के आंसर की कहती कि ये गलत है, जबकि ये सही है। सेम चीज़ जो उसने करी थी 2017 में इस क्वेश्चन के साथ, सुर को ताड़ा के साथ, हॉर्स वाले। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है तो इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन कभी कोई दे नहीं सकता कि सर अगर फिर से अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट यूपीएससी दे दे या सेम क्वेश्चन दे दे या फिर जिस स्टेटमेंट को कभी उसने गलत करवाया था, अगर हमने यूपीएससी के आंसर की नहीं देखी है कभी और बाद में वो चीज़ निकल कर आई है कि ये चीज़ नहीं यार मिलती है, यूपीएससी ने गलत करवा दिया था, तो हम क्या पुरानी यूपीएससी की के आंसर को ठीक माने या फिर जो उसके बाद इतनी सारी नॉलेज वगैरह जो प्रूव हो गई उसको ठीक माने? कभी यूपीएससी ने ऐसा करा नहीं है कि जिस स्टेटमेंट में उसको उसको क्या कहते हैं ऐसी बदनामी हुई है उसकी, एक तो वो चेंज भी नहीं करता अपनी पोजीशन के, ऐसा नहीं कि फ्री के मार्क्स दे दे मतलब वो करके, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कभी यूपीएससी ने ऐसा पूछा नहीं है। इन केस अगर कभी ऐसा हो तो मैं आपको आज एक ज्ञान देता हूँ, इस रूल को अपने साथ हमेशा रखना यूपीएससी क्लियर होने तक। देखो, नॉलेज जो होती है किसी भी चीज़ की आपने जो ली है, आप उसी पे स्टिक करो। सुर को ताड़ा में आपको पता है कि घोड़े के अवशेष मिलते थे, यूपीएससी की पे आपको नहीं जाना है। क्या कर लोगे यूपीएससी का अगर वो फिर सेम स्टेटमेंट देके अगर वो बोल दे कि हाँ अब हम मिलते थे, क्या कर लोगे? आरटीआई फाइल करोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे बताओ। पुराने वाले उसके कीज़ के आंसर को कभी वैलिड मत माना करो। अगर लगे कि उसमें डिस्प्यूटेड था उस साल, तो यूपीएससी को पता है कि अगर वो फिर से अगर पूछेगा ना तो इस बार वो नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि स्टूडेंट्स ने अपनी गलती सुधारी कि नहीं सुधारी। अगेन ये ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इस चीज़ का किसी का बाप प्रूफ नहीं दे सकता कि इसमें करना क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि यूपीएससी ने कभी ये सिचुएशन कभी रखी ही नहीं है ऐसी दोबारा। मेरी बात समझ गए ना? अगर कभी कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर सही होना चाहिए था और सही बच्चों ने मार्क भी करा था, लेकिन यूपीएससी के आंसर की कहती है गलत है, जिसकी वजह से कई सारे लौंडे लौंडिया फिल्म से बाहर हो गए। अब वो यूपीएससी वो क्वेश्चन को तो ना पूछ के स्टेटमेंट अगर वो फिर से पूछे जो कि डिस्प्यूटेड थी, आपके सामने जो चीज़ प्रूव हो चुकी है जो कि राइट है, आप उसी को मान के आओ। आप यूपीएससी के आंसर की को नहीं ठीक मानोगे जहाँ पर उसने वो चीज़ें ठीक करवाई थी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? मैंने बहुत आराम से समझाया, बताओ। ये तो हम पढ़ भी चुके थे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत तो आई नहीं होगी वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर अगर ये जो क्वेश्चन अगर फिर से आ जाए तो हम क्या आंसर को मार्क करेंगे? हम किस आंसर को मार्क करेंगे? जल्दी बताओ। डी को, 1 2 एंड 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मिसबा जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेक करके जब हम ट्रेड ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमारी गलती होती है क्या? वो नहीं ना। यही सेम चीज़ यहाँ पर ऐसी है। ज़िंदगी में अगर कोई आप एक अहम कदम ले रहे हो जो कि आपने बहुत सोच समझ के रखा है, सारी चीज़ें आपने बहुत शिद्दत से फॉलो करी है, वो फिर भी आपको रिजल्ट ना दे तो उसमें आपकी गलती होती है क्या? नहीं ना। इसलिए विक्टिम बनना छोड़ो, ठीक है। अब क्या होता है, एक बात और, यूपीएससी इसमें रहम क्यों नहीं करता? क्योंकि यूपीएससी एक चीज़ मानता है और वो मानता ही आया है, पता नहीं लोगों को 2013 से क्या हो गया है यार। यूपीएससी कहता है कि जो अच्छे थे स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़कर आ रहा है तो वो इस चीज़ की टेंशन में बैठा होगा क्या कि मेरे नंबर अगर कट ऑफ 98 जा रही है तो मैं 96 या फिर मैं 100 पे अटका हुआ हूँ। वो बॉर्डर वालों को वैसे भी यूपीएससी कहता है कि भाई ये लोग वैसे भी मेंस अगर लिख भी रहे हैं ना तो इन्होंने वैसे भी क्लियर नहीं करना मेंस, इंटरव्यू तक पहुंच भी गए तब भी फाइनल रिजल्ट में इनका नाम नहीं आना,
और इनका अगला प्रीलिम्स भी रुकेगा, क्योंकि इंटरव्यू के आने के बाद सिर्फ 14 से 15 दिन या मैक्सिमम 28 दिन का समय होता है अगले प्रीलिम्स के लिए। तो 2 अटेम्प्ट इनकी वैसे वैसे ही खराब होनी है। जिसका स्टैटिक सब्जेक्ट मजबूत नहीं है उसकी 2 अटेम्प्ट लगातार खराब हो जाती है। इंटरव्यू के पहुंच के क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई अपनी बेटी थोड़ी ना दे देंगे तुम्हें शादी करने के लिए। अरे जेंटलमैन को देखो, ये इंटरव्यू तक पहुंचे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर से देख लो, कंफ्यूज मत होना, NO, NO2, N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एमिशन और एमिशंस फ्रॉम कोल कंबशन एट द थर्मल पावर प्लांट्स? मैंने जब कोल जलाया था, कोयला जब जलाया था आपके सामने, या आपने कभी जलाया होगा, जलते हुए देखा होगा, हमें यह पता है कि उसमें से CO2 पक्का रिलीज होता है, और उतनी ऊपर थ्योरी को पढ़ने के बाद भी हम जानते हैं वाली चीज। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पक्का रिलीज होते हैं, ये भी हम जानते हैं। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होते कि नहीं होते, और मुझे सल्फर के ऑक्साइड्स के नाम भी नहीं पता। साइंस ऑप्शनल थोड़ी ना है मेरा, कोई केमिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने थोड़ी ना बैठा हूं मैं यहाँ पर। मुझे लेकिन ये पता है कि CO2 पक्का होता है रिलीज, गारंटी पता है मुझे, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी मुझे पता है, क्योंकि इसने एक तो फिक्स नाम नहीं दिए, तो मेरे लिए थोड़ी सी जो फील्ड है थोड़ी सी इसने वाइड भी कर दी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर यहाँ पर सिर्फ मुझे नाइट्रोजन वर्ड भी दिख रहा है ना, तब भी ये स्टेटमेंट मेरे लिए ठीक है, और ऑक्साइड देकर तो उसने डबल कंफर्मेशन दे दी मुझे, और इसमें भी मुझे कंफर्मेशन है। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन मैं चुनूंगा जिसमें 1 होना ही चाहिए। 1 इसमें नहीं है तो ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। फिर जब मुझे इसकी ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गई, ट्रिपल कैसे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लिखा हुआ था तो डबल कंफर्मेशन तो ये, और CO2 उसके साथ होना चाहिए। यानी कि मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए जिसमें 1 और 2 पक्का होना ही होना चाहिए। अब ऐसा एक ही ऑप्शन है जहां 1 और 2 हो, इसमें 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसमें 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसमें है 1 और 2। अब मुझे 3 नहीं भी पता, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर जो हमने कोयले का एग्जांपल पढ़ा, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, उसमें ये निकल कर आता है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है कंबशन प्रोसेस में, जिससे आपको पता है कि अगर ये एसिड इनके साथ बनेगा तो ये सल्फरस और सल्फ्यूरिक एसिड, कहाँ गया ये वाली लाइन, जस्ट अ मिनट, सल्फरस एसिड नंबर 1 और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर मौजूद है वहाँ पर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मौजूद है। तो ये चीज़ है। कोयले का उसने नॉर्मल सा पूछा, और मैंने आपको बताया था कि कोयले का नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आंसर इज 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। मैंने एलिमिनेशन वाला भी बता दिया आपको इसमें ट्रिक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वॉट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव या इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर? इस पूरी डिबेट को मैंने रिजॉल्व कर दिया था जब मैंने आपको करंट अफेयर बेस्ड एक चीज़ पढ़ाई थी, नैनो यूरिया के बारे में। एक प्यारी सी बॉटल जो कि 50 किलो या 100 किलो की जो बोरी है, उसी के बराबर जितना असर होना होगा वो इसी बॉटल से हो जाएगा, और जिसको नाम दिया गया नैनो यूरिया। ठीक है, क्या कह रहा है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अगर डाल दिया जाए एग्रीकल्चर के अंदर, विच इज़ हार्मफुल, ऑब्वियस ही बात है। मुझे ये पता है कि भैया इसमें लिखा हुआ है एक्सेसिव, क्वेश्चन की टोन ही एक एक्सट्रीम है, और ये चीज़ एक नेगेटिव कोनोटेशन का टोन है। तो वो कह रहा है इसमें इम्पैक्ट इसके क्या क्या निकलेंगे। तो मुझे इस क्वेश्चन को नेगेटिव माइंडसेट के साथ देखना है, यानी कि मुझे इसमें नेगेटिविटी ढूंढनी है। ठीक है, नंबर 1, प्लोरीफरेशन। प्लोरीफरेशन वर्ड, अब अगर ये दे रखा है, मान लो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन दे रखा है, अब प्लोरीफरेशन जो वर्ड नहीं जाते, अब देखो यही चीज़ होता है कि इंटरकनेक्टेडनेस या फिर एनसीईआरटी कैसे आपकी मदद करती है। अब कोई इसकी हिंदी देखेगा तो हिंदी भी इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट वगैरह की बहुत टफ होती है, तो वहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा।
प्लोरीफरेशन का मतलब ये होता है, जैसे इसको अगर देखना है तो मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है मयूर? जब हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक कर रहे थे तो एनपीटी की ट्रीटी बताई थी मैंने आपको, न्यूक्लियर नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी, मतलब उसकी मल्टी प्लोरीफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ट्रीटी का नाम है नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, है ना? कि इंडिया, जो क्वेश्चन बनता है जैसे, और पीएसआई और ऑप्शन में भी कई बार वो पूछ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है वाला क्वेश्चन, कि इंडिया एनपीटी को इतना डिस्क्रिमिनेटरी क्यों मानते हैं और इंडिया ने इन सारी ट्रीटीज को क्यों नहीं साइन कर रखा, जो कि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे साइन हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा। तो न्यूक्लियर नॉन प्लोरीफरेशन जब वर्ड है तो यानी कि नॉन मल्टीप्लीकेशन, नॉन मल्टीप्लीकेशन। तो प्लोरीफरेशन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, बढ़ना, ऐड होना, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होना। प्लोरीफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल कैन अकर। मुझे एक ढेले भर का आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, मान लो। दूसरा, इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। बिल्कुल हो सकता है, नाइट्रोजन जितने ज़्यादा डालोगे, फार्मर को नॉलेज नहीं है, हमने पढ़ा था, ये एसिडिटी पक्का बढ़ सकती है। ये स्टेटमेंट मुझे पता है कि ये पक्का होगी, और वो इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को डालने की वजह से जो सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। पीएच वैल्यू चलो फिर भी नहीं पता था, लेकिन ये पता है कि एसिडिटी पक्का होगी, ठीक है। और लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर, यस, ये भी मुझे नाइट्रोजन साइकिल से ये वाला कंसेप्ट पता है। तो यानी कि उस ऑप्शन के अंदर 2 और 3 होना ही चाहिए। अब आके अटक गया मैं 2 पर, अब मैं आके अटक गया 2 पर। अब फर्स्ट के लिए हमें चाहिए नॉलेज, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर हैं ये इससे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फार्मर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने के लिए एक ही बार में खेत पे घुटनों घुटनों तक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बिछा देता इंडिया का किसान, या गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेती। लेकिन क्वेश्चन को मुझे नेगेटिव कोनोटेशन में देखना है। भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर, बताओ ये प्लांट के दोस्त बनेंगे कि दुश्मन बनेंगे? बताओ, जितने ज्यादा ये होंगे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ, अच्छी बात है। अब मुझे जब इसको नेगेटिव कोनोटेशन के साथ ही देखना कि एक्सेसिव यूज से क्या होगा। भाई, एक्सेसिव यूज का अगर ये हो रहा होता तो भाई सरकार ऐलान कर देती कि फ्री में बोरियां ले जाओ और सब्सिडी ले लो इस पे, और घुटनों घुटनों तक डुबा कर रख दो अपने खेत को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से। बूम मचा दो सारे रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन, फलाना रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, बिल्कुल फर्टिलाइजर बिछा दो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इससे सॉइल के अंदर बढ़ते रहेंगे। मुझे लेकिन एक चीज पता है, क्या पता है यार? ये जब स्टेटमेंट ये कह रही है कि सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी, भाई एसिडिटी बढ़ने की वजह से, सैलिनिटी बढ़ने की वजह से कभी भी कोई जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? अगर इसको मैं नॉर्मल आम भाषा के अंदर साइंटिफिक ना होके कि भैया मुझे विज्ञान के बारे में, इकोलॉजी, पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं पता, घंटा नॉलेज नहीं है मुझे लेकिन ये पता है कि जब भी किसी चीज़ की एसिडिटी बढ़ती है, सॉल्ट कंटेंट बढ़ता है मान लो, तो सॉल्ट या सॉल्टी चीज़ कोई भी जो होती है, सलाइन जो चीज़ होती है, वो कोरोसिव होती है, वो कोरोसिव होती है। नमक के अंदर अगर काफ़ी देर तक हाथ डाल के रखो तो आपके हाथ पे ब्लेड्स जैसे कट पड़ जाएंगे 7-8 घंटे। अगर आप एक नमक में हाथ डाल के रखो, आपके हाथ में कट पड़ जाएंगे और आपके हाथों से खून रिस रिस कर बाहर आने लगेगा। नमक इतना कोरोसिव होता है। कभी भी इस दुनिया में सलीन चीज़ या सॉल्टी चीज़ कभी किसी का भला नहीं कर सकती, जमीन का तो खास कर नहीं। ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे से रिवर्स डायरेक्शन में जा रही हैं, मैच ही नहीं कर रही हैं बिल्कुल। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेलिन कंडीशन में कैसे बढ़ सकते हैं? इस अगर स्टेटमेंट को मैं सेकंड को इमेजिन करूं कि सेलिनिटी बढ़ जाएगी, कैसे बड़ी होगी? मैंने अपने घर के पौधे में कोई अनशंट चीज़ें डाल दी, वो पौधा मरेगा। वो पौधा मरेगा क्योंकि सॉइल के अंदर जान नहीं रही है, कोई चीज़ ऐसी है सॉइल के अंदर जो खत्म हो गई है, जो कि अभी तक प्लांट को जीवन दे रहा था। लेकिन उस सॉल्टी कंटेंट ने, एसिडिक कंटेंट ने मेरे घर पे लगे हुए पौधे में, मैंने मिट्टी में कुछ ऐसा कर दिया, मुझसे कुछ गलती ऐसी हो गई, मैंने पानी में कुछ ऐसा मिला दिया कि जब वो सॉइल में गया तो प्लांट की आत्मा खिंच गई। तो ये प्लोरीफरेशन तो नहीं हो सकता। प्लोरीफरेशन का मतलब है कि भैया बहुत अमाउंट में बढ़ना और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आना कि सॉइल की हेल्प होना। ये हेल्प कैसी होगी? अगर हेल्प हो रही होती तो ये तो फिर अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। तो वन स्टेटमेंट किसी भी तरीके से पॉजिटिव कोनोटेशन में नहीं है, नहीं है।
अब हमने देखा था इसका और आंसर 2 और 3 है, ठीक है, 1 क्योंकि नहीं है कहीं से भी। हम पहले इसकी एक्सप्लेनेशन लेकिन एक बार ही देखते हैं आराम से। नाइट्रिफिकेशन हमने देखा था इस चीज़ को नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर सिस्टम, जहाँ पर फर्टिलाइजर को ऑफनली अप्लाई करा जाता है ताकि मिट्टी में हम लोग अमोनिया का पदार्थ जो है उसको इंक्रीज कर सकें, क्योंकि आप नखरे तो जानते ही हो पौधे के, उसको डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं लेना, ठीक है। अब जब ये अमोनिया जो होता है, ये अमोनियम आयंस जो हैं जब ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इसकी वजह से नाइट्रोजन लीचिंग होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट जो है वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है। और मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी, अगर आपको याद हो, वो जड़ वाली बात सबको याद है, भूले तो नहीं हो, कि कभी कभार इतनी नीचे चला जाएगा कि प्लांट की जो जड़ है ये होगा तो वहाँ पर, मान लो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको हम ऐसे अगर लिख दें कि ये यहाँ पर नाइट्रेट है, इधर नाइट्रेट का मॉलिक्यूल है, इधर नाइट्रेट का मॉलिक्यूल है, ये प्लांट की जड़ें जो है इसने यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा बना ली है, ज़मीन के अंदर तो है लेकिन ये काफ़ी नीचे चले गए हैं, प्लांट की रूट इसको एक्सेस नहीं कर पा रही है। पानी के साथ साथ ज़्यादा ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, ये घुल गए और घुल घुल के ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। क्योंकि सॉइल की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो होती नहीं पहली बात है, आप ऐसा समझ लो उसको, जैसे आप बायोलॉजी से कनेक्ट कर लो, तो एक परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि उसको स्पेस दे देती है कि पानी रिस के नीचे चला जाएगा। जैसा कि मैंने बात करी थी आपसे कि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, आप 4-5 लोटे पानी भी डाल लो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी गीली हो जाएगी और काफ़ी नीचे चला जाएगा पानी। लेकिन एक क्वांटिटी की ज़्यादा डालोगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो मिट्टी की है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर पानी ऊपर तैरने लगेगा आपका काफ़ी देर तक। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो मयूर? कोई कुछ कह रहा है? अनुज समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। तो जो एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजेशन है एंड द यूज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ये भी कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, हमने देखा था, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर नाइट्रिफिकेशन के अंदर कुछ नाइट्रोजन एस्केप कर जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, बाय प्रमोटिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने देखा था सॉइल के अंदर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ज़्यादा एक्सेस में अगर हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दें और इसका कंटेंट बढ़ा दें, नाइट्रेट का, एमोनिया का, ठीक है, नाइट्राइट्स का, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि बाद में इससे ऑक्साइड्स जो बनेंगे बहुत ज़्यादा, जब इसको सॉइल सहन नहीं कर पाएगा, उसकी क्या होगी, क्यों नहीं सहन कर पाएगा, उसकी पीएच वैल्यू खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है, सेलिनिटी बढ़ती चली जा रही है, जो कि जमीन के अंदर जो सॉइल है वो मार के रख देगा उसे, ये वाली चीज़। और जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं जब ये ऊपर जाएंगे, अभी हमने ऊपर देखा तो ये एसिड रेन बनेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका प्लोरिफरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको देखते हैं। देखो हमें पता है कि मिट्टी में जो हेल्प करते हैं प्लांट की, अगर जो सबसे पहला जो चाची थी जो प्यार कर रही थी उसको, बेटे को, घर के अंदर, तो वो बगल में ही उनका कमरा था, सबसे बड़ी हेल्प तो यही कर देंगी, क्योंकि ये तो जुड़ी हुई हैं इसके साथ, बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये, जो कि उसके रूट नोड्यूल्स में रह रहे हैं, यानी कि उसकी जान है एक प्रकार से, ये तो उसी के साथ बस कर रह रहे हैं। और एक कैसे बस कर रहते हैं हमने बात करी थी, ये काइंड ऑफ दे शेयर अ सेम बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये सेम बायोटिक रिलेशनशिप होता कैसा है, आज की क्लास में इसको जानते हैं। इन 3 क्वेश्चंस के बाद प्लस नाइट्रोजन साइकिल के बाद आपकी आज प्रॉपर तरीके से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होगी। कैसे? ये जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं 3 लाइनों का, दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के अंदर जो उनकी हेल्प करते हैं, काइंड ऑफ जो चाची सबसे पहले जो मना देंगी, तो जो लेग्यूम और राइजोबियम का जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर आपको जानने हैं तो आपको इनिशियल चैप्टर्स पे जाना पड़ेगा। आई थिंक अंकिता वो चैप्टर 3 है ना, जहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ वो पढ़े थे कि एक काऊ के ऊपर कौआ बैठता है और वो कीड़े खाता है और वो करता है ना। तो हाँ,
तो वो सारे आपको जानने पड़ेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। हमारी डिस्कशन उसके ऊपर बहुत बेहतरीन हुई है। किसी को कोई डाउट लगे तो आपको पता ही है कि आपको मेरे को कांटेक्ट कर लेना है। लेकिन सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सिंपल कोई मुझे आसान भाषा में समझा सकता है? आगे पीछे छोड़ो, अगर मैं किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हूँ तो मैं क्या हूँ? मतलब प्यार एक तरफा है कि दोनों तरफा है? बताओ। दो शाइनी कह रहे दो तरफा है, भाई कितनी जल्दी बोली। ठीक है। लेग्यूम राइजोबियम जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यानी कि 50% लव अगर मेरा है ना, तो 50% सामने वाले को भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब मुझ जैसा पर्सन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बोर हो जाए, मैं तो वैसे ही चोटी पकड़ के कह दूँ निकल हराम जादी घर से बाहर, मैं नई बीवी लेकर आ रहा हूँ। तो लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस जो है, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है कि अगर मैं अपनी बंदी को 10 बार आई लव यू बोल रहा हूँ तो वो 11 बार बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 बार ना बोले क्योंकि मैंने 10 बार बोला है। इतना तो करना ही पड़ेगा उसे। मैंने अगर उसे फोरहेड पे किस दी है तो उसको लिप्स तक मेरे पहुंचना पड़ेगा पक्का। इतना प्यार तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये जो लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये एक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। जो तेरा है वो मेरा, और मेरा तो सब कुछ है ही तेरा। राइजोबिया जो होता है, या राइजोबियम आप इसको कह लो, इट सप्लाई एमोनिया या एमिनो एसिड्स टू द प्लांट। ये करता है सप्लाई। चाची जो है ये सबसे पहले कोशिश करेंगी कि खाना बेटा खा ले, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल में। इसलिए मैं चाची वाला एग्जांपल बोल रहा हूँ क्योंकि वहां से आप कनेक्ट कर सको, कोई नई चीज़ ना लगे आपको। अब बदले में क्या होता है, हमने ये नहीं पढ़ा था, अब देखो नई चीज़ जानते हैं। बदले में इसको मिलते हैं, किसको? राइजोबियम को मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड से राइजोबियम क्या करता है? कार्बन की फॉर्म में उसको वो मिलते हैं और ये इसके लिए एक एनर्जी सोर्स बनता है। ये उसके लिए एक एनर्जी सोर्स बनता है। तो क्या हुआ, इसने एनर्जी सप्लाई करने के लिए प्लांट को दिया एमोनिया और एमिनो एसिड, जिसकी वजह से प्लांट सर्वाइव कर सकेगा। इसका एनर्जी सोर्स क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स कार्बन की फॉर्म में, ये इसको मिलते हैं। तो हो गया म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, एक चीज वो दे रहा है, वो उसको एमिनो एसिड दे रहा है और ये उसको ऑर्गेनिक एसिड दे रहा है। लेकिन अब ये रिलेशनशिप की दरार जो है वो पड़ेगी कैसे? जब प्यार ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब वो घुटन बन जाता है। और दो लोगों में आपसी तालमेल से प्यार में ऊंच नीच होती रहे तो वो बैलेंस कर लेते हैं। बाहर से जब घर में कोई आंधी चली आती है, किसी रिश्ते में खटास चली आती है, तब वो रिश्ते बिगड़ते हैं किसी और पार्टी की वजह से। अब क्या है, एक्सेसिव या इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। प्यार अति का होता चला जा रहा है अब। ठीक है, अब जब प्यार अति का हो जाता है तो रिश्तों में खटास, और रिश्तों में खटास की बात क्या होती है कि अगर वो मियाँ बीवी हैं तो एक घर में एक कमरे में एक बिस्तर पे सोएंगे जरूर, लेकिन अब दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है इतना। अब वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। पहले वो दो जिस्म एक जान थे, लेकिन उनमें से किसी एक को या दोनों का भी ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि बेबी ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं, हमारी अलग अलग बॉडी है। ठीक है, और जितनी शादी करनी थी, जितना प्यार निभाना था वो निभा लिया। अब हमें बचपना छोड़ के थोड़ा सा अब सीरियस हो जाना चाहिए लाइफ को लेकर। यानी कि अब रिलेशनशिप में वो वाली बात रही नहीं। क्यों? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्यार। यहाँ पर प्यार है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो कि अभी तक तो बहुत अच्छा था, क्योंकि क्या कहते हैं, नाइट्रेट देता था, नाइट्राइट देता था, एमोनिया देता था, अमीनो एसिड देता था, सामने वाले की भी मदद करता था, उसको ऑर्गेनिक एसिड मिलता था, सब बढ़िया चल रहा था। ज़्यादा बढ़ा दी इसकी क्वांटिटी। इट कैन मेक द प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, कौन है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सर्स? राइजोबियम। वो छोड़कर चला जाएगा। क्यों? जैसे मतलब मान लो कि अगर दुनिया में बस किसी को यही तो नहीं बताना चाहिए कि आपको उसकी ज़रूरत है। जिस दिन सामने वाले पर्सन को ये पता लग जाए ना कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, उस दिन से वो अपनी औकात दिखाने लग जाता है। जब राइजोबियम को ये पता लगता है कि राइजोबियम तो अभी अच्छे से ही रह रहा था, लेकिन जब राइजोबियम को ये पता लगा यार ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, इसका अस्तित्व ही मुझसे जुड़ा हुआ है मेरे अस्तित्व से, तो ये क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं, अब ये फ्री हो गए, अब ये किसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। फिक्सर्स को अब फूड नहीं मिलता फ्रॉम द प्लांट ड्यू टू अ ब्रोकन रिलेशनशिप। अब टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है,
पत्नी पहले बना देती थी, दरवाजे पे गाड़ी बाद में लगती थी, गरम गरम प्लेट पहले आती थी, दरवाजे पे ही पहले मुझे किस करी और उसके बाद मुंह में निवाला दिया। अब रिलेशनशिप खत्म, अब कोई फूड वूड नहीं, ठीक है। और दूसरे फैक्टर्स भी। तो फिर होता क्या है, द पॉपुलेशन जो होती है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, किसकी, राइजोबियम की भी, और उसकी वजह से फिर प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाते। सिर्फ ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है ना, अभी किसान को तो हम समझा नहीं सकते हैं, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी किसान, लेकिन हम किसान को नहीं समझा सकते इतनी टेक्निकल चीज़। तो हम उनसे ये बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा हानिकारक जो सच था वो ये था, फार्मर्स को ज्ञान नहीं था कि कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह डालना है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था इस टॉपिक को करने से पहले, या फिर मैं बार बार जो बोलता रहता हूँ इकोलॉजी एनवायरनमेंट को पढ़ाते हुए, देखो सरकार जब बात करती है एग्रीकल्चर की ना, तो यहाँ पर जो लैंड होती है सरकार उसमें इतना ज़्यादा हस्तक्षेप क्यों करती है, इंटरफेरेंस क्यों करती है, जबकि लैंड तो जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है पर्सन की, ठीक है। फंडामेंटल राइट नहीं रहा है लेकिन लीगल राइट तो रहा है ना, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि एक एक जमीन या जमीन का जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका खराब होना देश के अंदर कई लोगों के पेट से रोटियां छीनने के बराबर है। और अगर ये ठीक हो, डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस ना हो, अगर डेजर्टिफिकेशन होता है तो आने वाले समय के अंदर कई लोगों के मुंह से निवाले छिन जाएंगे, और वो वैसे भी छिन जाएंगे। भले ही प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही है लेकिन चीज़ें फिर महंगी हो जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइजेस तो बढ़ते ही हैं, और वो प्राइजेस को हर कोई अफोर्ड कर नहीं पाएगा, ठीक है। और देश में अगर डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस अगर इस प्रकार से होने लगे, क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करने के लिए और नाइट्रोजन पटकने पड़ेंगे जो कि और हार्मफुल है, ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इतनी ज़्यादा आबादी को हम ये भी नहीं बोल सकते आज के समय में डैट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द अर्स्टवाइल हड़प्पा से, जो पहले वाला जो समय था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में या फिर दूसरी कंट्रीज में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये वाली चीज़ आज भी प्रैक्टिस होती है। तो हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करो, कि जो पोटैश होगा, है ना, पोटैश ही पड़ा था ना हमने, जो राख होती है, हाँ, पोटैश जो होगा वो एक सॉइल में फर्टिलिटी को ऐड करने का काम करेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई जो रिच कर देगा उसको। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि भसड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों ने सेक्स कर करके अति मचाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो लैंड है इसकी वजह से खराब होने लग जाता है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की वजह से, और यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन से अगर हमारा देश बफर स्टॉक को मेंटेन कर पाया है तो उसकी सबसे बड़ी हानि ये है कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन का परिणाम जो आजकल दिखने लगा है कि इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर डालने की वजह से बैंड बच गई है सॉइल की, जिसकी वजह से कई कई एरियाज में अब उतनी अच्छी खेती बाड़ी या फिर जो क्रॉप जो प्रोडक्शन है वो फेल कर जाती है, क्रॉप फेलियर्स के इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली इसका परिणाम सिर्फ बफर स्टॉक के ऊपर नहीं निकलेगा, आने वाले टाइम में इसका जो परिणाम है बहुत सारी चीज़ में निकलेगा, और इसका एक साइकोलॉजिकल परिणाम और सोशल परिणाम तो देखने को मिलता ही है, डैट इज फार्मर सुसाइड। हालांकि इसमें मुद्दे बहुत सारे हैं, सुसाइड करने का रीज़न सिर्फ ये नहीं होता कि उसने फर्टिलाइजर पटका था और उसको रिजल्ट नहीं मिला, इसके रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन वो जुड़े कहीं ना कहीं इस बात से हैं या फिर आने वाले टाइम में जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब उसको मान लो कि अगर सब्सिडी भी मिल गई, उसको लोन भी नहीं लेना पड़ा, कुछ भी नहीं लेना पड़ा, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से उसने करी, फिर भी रिजल्ट नहीं मिले, आप खुद बताओ, जब आप पूरी मेहनत करो आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपको कितना दुख होता है, आपको वो चीज़ रिकवरी करने में कितना समय लगता है ना। और यहाँ पर बात होती है इसके लिए पूरे साल की, एक बार प्रीलिम्स ना निकलना या फिर दोबारा मन में ये वाली बात आना कि 365 दिन का समय फिर से बिताना पड़ेगा उसी कमरे में बैठ के, उसी टेबल पे बैठ के, फिर अब एक साल का इंतजार करो, है ना। वो चीज़ एक कितनी दर्दनाक मंजर की होती है कि ये चीज़ सोचना, जो लोग सीरियस हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये कितना दर्दनाक होता है ये वाली चीज़, है ना, कि पूरी मेहनत करी थी, सारी चीज़ें करी थी, फिर भी यार इतने से रह गया, उतने से रह गया, सी सेट नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसे रियल लाइफ में जो आपकी ज़िंदगी में सबसे गोल बड़ा वो है, जो एक फार्मर की ज़िंदगी में सबसे बड़ा गोल ये होता है कि अनाज भाई ऐसा हो कि जितने पैसे लगाए थे वो रिकवर भी हो जाए और हम अच्छे से कर्जा वर्जा चुका कर एक सस्टेनेंस, एटलीस्ट अगर बेच ना पाए तो सस्टेनेंस वाली, सेल्फ सस्टेनेंस वाली ज़िंदगी तो बिता ही पाए। जब नहीं होता है तो अल्टीमेटली जब रास्ते ख़त्म होते हैं इंसान की ज़िंदगी में तो वो ये करता है। सुसाइड इज़ अ वेरी बैड ऑप्शन, जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब इतना ईजी नहीं होता ना कि ये वाली चीज़ बोलना कि ऐसा नहीं करो और ऐसा कर लो। तो ये इसका देख रहे हो कि हम एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन इसका कितना गंभीर परिणाम साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स की फॉर्म में निकल सकता है।
आज हमारी पूरी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल का कंसेप्ट जो है वो खत्म हुआ इन 3 क्वेश्चंस को करके। स्पेशली ये जो ऊपर का जो टॉपिक था वो ये वाली बात बताना भूल गया था, डैड कभी कभार चाची जो है ना उसको भी फर्क नहीं पड़ सकता कि छोड़ना कौन सी मेरी औलाद है, खाना खाए तो खाए, नहीं खाए तो वो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कभी कभार जो चाची है ना ये बागी हो सकती हैं, इसके साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है ना ये ख़त्म हो सकता है रिलेशनशिप। और हो सकता है बच्चे को भी चाची थे कोई खाना बनवाने में कोई इंटरेस्ट ना हो कि इनके हाथों का तो नहीं खाऊंगा मैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। और फिर वही वाली बात होती है, दूसरी बात है आप इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे मैंने कर रखा हुआ है, यार ज़्यादा किसी को मनाओ ना तो उसके नखरे उतने बढ़ते हैं। अब जैसे मैं किसी को प्यार से मना रहा हूँ, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, यही 2-4 थप्पड़ मार के अच्छे घूसे मार के मुंह पे सुझा दो ना अगर अच्छे से, तो वो मान जाएगा कि और रोएगा बोल हराम जाते, तो वो चुप हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर है कि ज़्यादा लाड़ से मना रही है ना तो उसके नखरे बढ़ते जा रहे हैं, और अति का जब वो प्यार होता है ना तो फिर क्या होता है, खाना है खा, नहीं खाना है तो मर जा, ये चीज़ है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।